नमस्कार, राम राम। आज महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस है। 23 मार्च 1931 के दिन इन तीनों ही क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 के दिन हम सभी इन तीन महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न जो है अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या भगत सिंह एक पक्के कम्युनिस्ट थे? क्योंकि कम्युनिस्ट जो है उन्हें वो लाल सलाम वाली जो संस्कृति है उससे जोड़ करके रखते हैं और यह प्रचारित करते हैं कि भगत सिंह जो है कम्युनिस्ट थे। अगर हम उनके जीवन को ध्यान से देखें, जो उनका छोटा सा जीवन था 23-23.5 वर्ष का, जिसमें क्रांतिकारिता का जीवन जो है 7-8 वर्ष का रहा होगा मुश्किल से, उसमें भगत सिंह को देखते हुए हम जो अनुभव करते हैं उससे यह कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि वे एक कम्युनिस्ट थे। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें उन्होंने बहुत महान माना था, वे कौन थे? लाला लाजपत राय और वीर सावरकर। लाला लाजपत राय के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे एक प्रखर हिंदू थे, पक्के सनातनी, और वामपंथियों को तो अपना शत्रु मानते थे। आर्य समाज से उनकी निकटता थी। जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और गंभीर रूप से घायल हो गए, तब भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और अपने अन्य साथी क्रांतिकारियों के साथ मिल करके बदला लेने की योजना बनाई और उसी योजना के तहत सैंडर्स को गोली मारी गई थी। यशपाल, जो कि प्रख्यात लेखक रहे हैं हिंदी के, वे भी इन क्रांतिकारियों के साथ जुड़े हुए थे एक समय में, जैसे अज्ञेय जी थे। तब यशपाल ने भी इस झूठ का खंडन किया है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। भगत सिंह के ऊपर गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी जैसे महान वीरों का बहुत अधिक प्रभाव था। अपने अंतिम दिनों में जब वे जेल में बंद थे और यह तय हो गया था कि उन्हें फांसी की सजा होने वाली है, तब वे महान क्रांतिकारी और अपने अग्रज राम प्रसाद बिस्मिल का यह गीत गुनगुनाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। हंसराज रहबर ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास में यह लिखा है कि कम्युनिस्ट लेखकों ने यह झूठ फैलाया कि भगत सिंह और साथी जेल में मार्क्सवाद पढ़ करके कम्युनिस्ट हो गए थे। सच ये है कि भगत सिंह का जन्म दिवस मनाने की परंपरा या उनका जो बलिदान दिवस है, ये मनाने की परंपरा भी कम्युनिस्टों में नहीं थी, क्योंकि वे तो लेनिन और एम.एन. रॉय को अपना आदर्श मानते थे और उनके ही पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। उन्होंने छोटी छोटी बातों को पकड़ा और उसे प्रचारित करके यह सिद्ध कर दिया कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, क्योंकि भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक लेख लिखा था। और उसके बाद जब उन्हें फांसी होने वाली थी, तब जब उन्हें पुलिस वाला उन्हें ले जाने के लिए आया, तो वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। इन सब छोटी छोटी घटनाओं को उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि देखिए, भगत सिंह जो है लाल सलाम वाले क्रांतिकारियों की श्रेणी में आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय कुमार घोष एक बंगाली वामपंथी थे, जो कि सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव रहे लंबे समय तक। भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स अपनी एक किताब में वे उन्होंने कहा है कि यह अतिशयोक्ति होगी कि भगत सिंह ने मार्क्सवाद को स्वीकार कर लिया था। भगत सिंह ने मार्क्सवाद को कभी स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे एक कम्युनिस्ट हैं। नास्तिक क्यों हैं का उत्तर देते हुए वे ये कहते हैं कि उनका बचपन एक घोर सनातनी परिवार में बीता, जहाँ पर कि पूजा पाठ की परंपरा थी, और वे बचपन में बहुत बार जो है उन्होंने ये कहा है कि वे गायत्री मंत्र का जाप करते थे। बाद में कॉलेज के दिनों में जब युवा थोड़ा उन्मुक्त होता है और नए नए विचारों को अपने जीवन में जगह देता है, तब बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उसी युवा अवस्था में उन्होंने अपने आप को अनीश्वरवादी कहना शुरू कर दिया था। अनीश्वरवादी कहने का अर्थ या नास्तिक कहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई वामपंथी हो गया है या कम्युनिस्ट हो गया है, लेकिन कम्युनिस्टों की एक बड़ी खूबी होती है, वे हर ऐसी छोटी छोटी घटनाओं और ऐसे दृष्टांतों को उठा करके किसी को भी अपने पाले में ले लेते हैं। आपको मैं बताऊं कि हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, जो कि एक भगवान राम और रावण के युद्ध के ऊपर आधारित है और विशुद्ध सनातनी भाव से ओतप्रोत कविता है। उस कविता में भी उन्होंने सर्वहारा और बुर्जुआ का संघर्ष देख लिया था कम्युनिस्ट विचारकों ने। तो इस तरह का खेल जो है चलता रहता है।
लेकिन भगत सिंह का जीवन जब हम देखते हैं, छोटा सा जीवन, तब हम कहीं से भी यह नहीं पाते कि भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिज़्म जो आज का है, जो कि हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से निगेट करता है या उसके विरुद्ध में खड़ा दिखाई देता है, वैसा कम्युनिज़्म भगत सिंह में बिल्कुल भी नहीं था। यह एक सत्य है कि युवावस्था में जब आदमी थोड़ा विद्रोही होता है, तब थोड़ा वामपंथ की ओर झुकता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो भगत सिंह अत्यंत युवा थे, विचारक के रूप में वे प्रखर नजर आते हैं, लेकिन 23 वर्ष की आयु में किसी के बारे में कोई निर्णय देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भगत सिंह उस समय मतलब 23 वर्ष का ही जीवन था उनका, और उस समय वे अपरिपक्व भी रहे होंगे वैचारिक रूप से। आने वाले वर्षों में वे अगर जीवित रहते तो उनकी विचारधारा क्या होती हम नहीं जानते हैं। परंतु वामपंथियों ने इन दो चार घटनाओं को कुछ इस तरह से पकड़ा और उसे अपने पाले में ले करके एक तरह से सिद्ध कर दिया कि भगत सिंह मार्क्सवादी थे या कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ना या अन्य महान क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ना किसी भी क्रांतिकारी के जीवन में बहुत साधारण बात होती है। सभी एक अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ ग्रहण करता है। उसी तरह से भगत सिंह ने भी उन सबको पढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी घोषित रूप से यह नहीं कहा कि मैं जो है वामपंथी हूँ या मैं कम्युनिस्ट हूँ और मैं किसी अन्य विचारधारा को नहीं स्वीकार करता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो जिन क्रांतिकारियों के साथ वे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन क्रांतिकारियों में से अधिकांश हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संस्था से जुड़े थे, जिसे यह नाम दिया गया था। और उन सभी क्रांतिकारियों को अत्यंत ही युवावस्था में जो है ये इस वैचारिक उद्वेलन ने प्रभावित किया था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें कि किसी का शोषण न हो, सबका भला हो, सबको अन्न मिले, सबकी प्रगति हो। तो इस विचारधारा से जुड़े होने के कारण उन्होंने ये पार्टी बनाई, देश की स्वतंत्रता के लिए वे लड़ते रहे। परंतु इसे किसी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या वामपंथी विचारधारा से जोड़ देना कहीं से भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है। परंतु वामपंथियों ने, जैसा कि मैंने कहा, कि उनके भीतर ये प्रवृत्ति होती है और इसी चलन के साथ वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति को हथिया लो जो कि भारत का एक उज्जवल नक्षत्र है, जैसे कि भगत सिंह या कोई अन्य। इसी क्रम में उन्होंने भगत सिंह को वामपंथी घोषित किया और एक तरह से हिंदू विरोधी घोषित करने का प्रपंच रचा। जबकि भगत सिंह का पूरा जीवन, बचपन से लेकर के जो युवा अवस्था तक का उनका जीवन है, उसमें ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। न उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जिसे देख करके हम ये कह सकें कि भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे, जैसा कम्युनिस्ट ये प्रचारित करते हैं। वामपंथी विचारधारा या मार्क्सवाद से युवावस्था में आवेग के कारण लोग प्रभावित होता है और धीरे धीरे जब उसकी विसंगतियों से परिचित होता है तब उसे त्याग भी देता है। ऐसा हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है। हिंदी के कई बड़े महान लेखक और विचारक कुछ इसी तरह से नजर आते हैं। जैसे निर्मल वर्मा अपने युवावस्था में वामपंथी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि वामपंथ की क्या सीमा है। इसी तरह से भगत सिंह को हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भगत सिंह मूलतः एक विशुद्ध सनातनी और हिंदू जीवन धारा में जो वीरों की परंपरा रही है, जो वीर गाथा रही है, उसे आगे बढ़ाने वाले एक नायक थे। हमें उसी प्रकाश में उन्हें देखना चाहिए और आज के दिन हम उन्हें नमन करते हुए प्रणाम करते हैं, उन्हें आदरांजलि देते हैं। इस वीडियो पर आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।